नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या और आइए बताते हैं आपको इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। बाजार में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है और जो मुनाफा वसूली देखी गई है दरअसल अनुमान के मुताबिक ही हम कह सकते हैं हफ्ते का आखिरी दिन होने की वजह से शायद ये प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। अगर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर के स्तरों से कमजोर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन निचले स्तरों से सेलेक्टिवली बाइंग भी आई है। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप देखें या मार्केट ब्रेथ पर नजर डालें या हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर देखें तो निचले स्तरों से हल्की सी खरीदारी बनती हुई नजर आई है। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और अगर उस लिहाज से आप देखते हैं तो जिन सेक्टर्स में खास तौर पे हमने पिटाई होते हुए देखी है उनमें प्राइवेट बैंक्स हैं, फार्मा है, हेल्थ केयर स्टॉक्स कुल मिलाकर हैं जहाँ पे थोड़ी बुरी खबर आती हुई। वहीं खरीदारी थोड़ी सरकारी बैंकों में दिखाई दी, लेकिन सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियां हैं जिन्होंने आज बाजार की मदद की है और कमज़ोर बाजार में आईटी स्टॉक्स दरअसल मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ट्रेडर्स का हाल देखें, आज ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, ऑप्शन कारोबार पर नजर डालिए तो आपको दिखेगा कि आज भी राइटर्स ही हावी हैं। 11 के नीचे कल आ गया था इंडिया विक्स, हमें लगा बाउंस देगा, लेकिन अब देखिए 10.5 पे आ गया है। और हफ्ते का आखिरी दिन होने की वजह से वीकेंड पे आमतौर पे हम देखते हैं कि राइटिंग होती है और उसके बाद 2 दिनों के बाद उम्मीद की जाती है कि आपको ऑप्शन सस्ते मिले, तो वही होता हुआ दिख रहा है। पोजीशन बन रही है 9,500 के कॉल और 9,200 के पुट, जहां पर हम सबसे ज्यादा राइटिंग होते हुए देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन 9,400 का लेवल इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि यहां पर कॉल और पुट दोनों तरफ पोजीशन बन रही है, यानी स्ट्रैडल्स बन रहे हैं। कल स्ट्रैडल्स थे 9,500 पे और आज आ गए 9,400 पे, तो एक दिन के अंदर थोड़ा सा पिछले पांव पर आ गए हों बुल्स, ऐसा लगता है। पोजीशन जिस हिसाब से बढ़ी है उसको देखते हुए नहीं। बिल्कुल, और 9,400 के नीचे जो ट्रेड होता दिख रहा है वो थोड़ा सा सेंटिमेंट हल्का सा सावधानी की तरफ इशारा करने वाला है, लेकिन बार बार 9,400 की तरफ फिर से लौटने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं उसके बेहद करीब 25 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स में नुकसान 72 अंकों का है। लेकिन अगर आज बचे हुए 1 घंटे में रिकवरी हो और 9,400 के ऊपर की क्लोजिंग मिल पाए तो ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा जब निफ्टी 9,400 के ऊपर बंद होगा। और तब आप अगर 15-20 पॉइंट नीचे भी बंद हो जाएं लेकिन 9,400 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करें तो बुरे नहीं है। फिर अगले हफ्ते के लिए संकेत इतने कमजोरी के होंगे नहीं और वैसा ही रुझान चाहिए आपको बैंक निफ्टी पर। 20,600 के नीचे क्लोज होंगे तो ज़्यादा खराब होंगे, 20,700 के ऊपर क्लोज होंगे तो फिर बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी। ये संकेत साफ है। मिड कैप शेयरों में नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.3% का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है। 500 शेयरें कमजोर, मजबूत 1200 शेयरों में कमजोरी। तो ऐसे बाजार में आज हमारी नजर कहां होगी? नतीजों के बाद वरुण बेवरेजेस के चेयरमैन रवि जयपुरिया से बात करेंगे। अगले हफ्ते के 7 निफ्टी कंपनियों के नतीजों पर क्या होगी आपकी रणनीति, ये जानेंगे। घरेलू फंड्स कमाई कहां कर रहे हैं? सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम जुड़ेंगे हमारे साथ। रोज की तरह कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी पर कॉल देंगे और 3:15 बजे BTST या STBT। ओके, और इस बीच वो शेयर जो आज बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, बजिंग स्टॉक्स, उन पर डाल दिया है नजर की कौन से शेयरों में एक्शन है। निफ्टी पर मजबूत शेयरों की लिस्ट आपके सामने, कोटक, इन्फोसिस और हीरो मोटोकॉर्प, इन 3 शेयरों ने भरा है आज जोश। वहीं यस बैंक का एनुअल रिपोर्ट सामने आने के बाद फिसलता हुआ जी एक्सिस एशियन पेंट्स, यहाँ पर है नुकसान। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में, ओरिएंट बेल आज 15% हिस्सेदारी सुबह सुबह बदलती दिखी इस कंपनी के और उसके बाद स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ। वीआईपी क्लोजिंग मजबूत है आज के सेशन में और शालीमार पेंट्स में तेजी है। अदानी ट्रांसमिशन काफ़ी तेजी से दिन के दौरान बढ़ता हुआ। सद्भाव इंफ्रा भी है मजबूत। वहीं कमज़ोर शेयरों में नवकार, मैग्मा, ये भी मजबूती है, माफ़ कीजिएगा। मनपसंद बेवरेजेस, श्रेय इंफ्रा, TNPL जैसे शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ कमज़ोर शेयर, नीलकमल कल बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे, ITD सीमेंटेशन भी नतीजों के बाद गिरता हुआ। फ्यूचर रिटेल में कमजोरी है, हाइडेलबर्ग सीमेंट और दिलीप बिल्डकॉन भी नुकसान के साथ आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है आज बड़े उछाल या गिरावट के साथ। और आइए नजर डालते हैं आज चार्ट्स पे। कल हमने आपको बाजार की जो तस्वीर दिखाई थी आपको एक बार फिर से याद दिला दें। कल हमने आपसे ये कहा था कि बाजार ऊपर के लेवल पर अटकते हुए नजर आ रहे हैं। 9,450 हमारा इस सीरीज का पहला टारगेट था जो अचीव हो चुका है। दूसरा टारगेट 9,550 का है। हमें अभी भी उम्मीद है कि वो लेवल आएंगे, लेकिन यहां से एक करेक्शन देखा जा सकता है। कल हमने आपसे कहा था बाजार की रेंज हमें दिख रही है ऊपर 9,450, नीचे 9,370। अब ये कल की पोजीशन है। कल जब हम बात कर रहे थे तो बाजार कहीं यहाँ पे थे, ये कैंडल बाद में बनी है।
फिर आज की ये गिरावट आपने देखी, दिन का कंसोलिडेशन देखा, दिन का लो करीबन 1-1.5 घंटे पहले बना था तो हमारे लेवल से 7 पॉइंट ऊपर 9,377, यह है वो लेवल जहां पर आज मार्केट ने लो बनाया। तो बाजार अभी भी इसी स्ट्रक्चर में है। हमारा अनुमान अभी यही है कि फ्राइडे फैक्टर के चलते यहां पर गिरावट देखी जा रही है, थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और बाजार एक बार फिर से तेजी पकड़ सकता है। लेकिन इस समय बाजार की जैसी चाल है कि हम एक एक कदम करके चलते हैं। तो इस वक्त हमने नीचे का एक 100 पॉइंट के आसपास का कंसोलिडेशन जोन था, उसको पार किया। अब हम अगले जोन में हैं और यहां पर ये 80 पॉइंट का दायरा हमें दिख रहा है। कल का हाई और आज का लो, अब इसके ऊपर या नीचे जाने पर ही बाजार की चाल बदलेगी, वरना तब तक हम इस जोन में शायद कुछ वक्त तक हिचकोले खा सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि ये तुरंत एक शॉर्ट एंड स्वीट करेक्शन पूरा होता है या थोड़ा लंबा खींचता है। निफ्टी बैंक पर भी नजर डालिए और वहां पर भी पोजीशन कमोबेश देखिए ऐसी है। निफ्टी बैंक ने 3-4 दिन मशक्कत के बाद फाइनली कल एक ब्रेकआउट दिया था, नया हाई बनाया था, लेकिन अब वो फिर से इसी कंजेशन जोन में आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो अब नीचे की तरफ आज के लिए सपोर्ट्स देख रहे थे, जो शायद रिवर्सल का संकेत हमें दे सकता, तो वो 22,650 और 22,500, ये दो सपोर्ट लेवल हमारे सामने थे। 22,650 के आसपास टिकने की कोशिश फिलहाल कर रहा है निफ्टी बैंक पे। भी मशक्कत जारी है, अभी भी हम कह नहीं सकते कि इसने सपोर्ट फाइनली लिया है या नहीं लिया। निफ्टी तो फिर भी संकेत दे रहा है पिछले घंटे भर के दौरान रिकवरी का, तो देखना होगा। निफ्टी बैंक अगर यहाँ से रिवर्सल देना शुरू करता है तो फिर आप सोमवार का दिन बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रेंज के अंदर ये दोनों ही इंडेक्स हैं और बहुत साफ इंडिकेशन रिवर्सल के नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें पूरे बाजार की तस्वीर और हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर, तो ये आपको बता रहा है कि बाजार में मुनाफा वसूली हुई है। और ये दरअसल शायद एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुनाफा वसूली इंडेक्स और मिड स्मॉल कैप हर तरफ एक साथ एक बार में हो जाती है तो बाजार के लिए दोबारा रिवर्स होना, उछाल लेना थोड़ा आसान होता है। वक्त बहुत ज्यादा बिताने की जगह पे फिर हम अगले मूव की तैयारी कर सकते हैं दिलशाद। बिल्कुल, तो थोड़ा करेक्शन जरूरी, बाजार की सेहत के लिए अच्छा। हफ्ते का आखिरी सेशन है, ग्लोबल मार्केट थोड़े से सुस्ती भरे हैं और लोकल फंड्स की थोड़ी बिकवाली पिछले 2 दिनों से होती दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग काफी कुछ हुई है और 9,500 पर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कोल्स में, तो वहां पर रुकना भी लाजमी। तो ये तमाम कारण हैं जो बाजार की अपसाइड को थोड़ा सा रोक रहे हैं, मजबूती को रोक रहे हैं। लेकिन लॉन्ग या शॉर्ट बनाने के मौके कहाँ हैं आपके लिए इस बाजार में, बताने के लिए हमारे साथ आज वायदा कारोबार के एक्सपर्ट kiranjadhav.com के किरण यादव हैं ही, और उनसे पूछा जाए उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज जबरदस्त दिख रहा है, तेजी या मंदी की तरफ की पोजीशन का ग्लेनमार्क 762, ये है लेवल जहां पर ट्रेड कर रहा है। दिन के लो पॉइंट पर लगभग है वहीं पे 754 का लो है। फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ 78% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। जाहिर सी बात है कि आज ये शेयर बैन में तो आ ही जाएगा। किरण, क्या किया जाए इन लेवल्स पर? 760 पर क्या ट्रेड होगा? नहीं, शॉर्ट ही पोजीशंस रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 785 का और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 720 के लेवल्स अगले हफ्ते देखने को मिल जाने चाहिए। किरण, ये बताइए ओबीसी ये भी रिजल्ट के बाद क्या तेजी से गिरा? देखिए लो पे आ गया है 162, 7% नीचे है और यहाँ भी 22% ओपन इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से ये भी आ जाएगा बैन में, ऐसा लग रहा है जिस तरह की पोजीशन मिलेगी। अच्छा, और रिजल्ट के पहले इसमें तेजी की पोजीशन भी काफी बनी थी, तो लोग अब फंस गए एक्चुअली। क्या करना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल अनिल जी, जब ये 150 से 180 जा रहा था, बहुत ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखने को मिल रहे थे और आज इसने एक अहम लेवल क्रैक किया है 171, 172 का, जो कि एक 15 मिनट पहले हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने उस टाइम कहा भी था कि करीबन 160, 162 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, वो तो आ ही गए। मेरा मानना है कि इधर से और भी गिरावट गहरा सकती है और जिस तरीके के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं उस तरह से 156 के लेवल्स सोमवार या मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छा, एक मजबूत बैंक की भी बात की जाए, इलाहाबाद बैंक 1.5% मजबूत है, यहाँ 17% बढ़ा हुआ है ओपन इंटरेस्ट, इसे खरीदा जाए? इलाहाबाद बैंक यस खरीदा जा सकता है, पर मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक 9150 के ऊपर जाता है तभी ये खरीदना चाहिए, नहीं तो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के साथ ये भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो अभी कुछ ना करने की सलाह होगी। 9150 स्पॉट में यानी कैश मार्केट में ये स्टॉक इसके ऊपर चलता है तो एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज 50 पैसे और टारगेट्स के लिए 96, 97 के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। यस बैंक, ये एक और स्टॉक है जहां पर तेज मार पड़ी हुई है आज और ये 1500 के बेहद करीब है और 1500 रुपए पर ही इसका
चूंकि QIP आया था तो मुझे लगता है क्लोजिंग के लिहाज से ये लेवल अहमियत वाले होने चाहिए। अगर 1500 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर काफ़ी FIs होंगे जो सोचेंगे कि QIP के बाद जो तेज़ी होनी थी हो गई, अब हमारे पास है तो बेच के निकल जाएं, क्या करें। तो अच्छा, फ्यूचर में तो शायद थोड़ा ऊपर है, ये कैश का तो 1500 के नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और फ्यूचर्स अगर जो है वो भी देख लिया जाए वो 1506 ओके, तो फ्यूचर में थोड़ा ऊपर है। बताइए किरण, क्लोजिंग के लिहाज से क्या लेवल सबसे ज़्यादा अहमियत वाला अब येस बैंक में बचता है? किसी के पास तेजी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए इन लेवल पर? अनिल जी, अगर तेजी की पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि 1525 कैश लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसने क्रैक नहीं करना चाहिए था। और उसके पहले जो पैटर्न बना है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे डबल टॉप, वो थोड़ा सा खराब चार्ट पैटर्न है, जो कि करीबन 1630 पे बन चुका है। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी गिरावट गहरा सकती है, और टारगेट्स के लिए हम 1420 से लेके 1450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा, तो और भी डाउनसाइड ओपन देखने को मिल सकती है इधर। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन शेयरों पर। चलिए यस बैंक आपसे लेंगे विदा। किरण, लॉन्ग या शॉर्ट, ये तमाम स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के दो और नए एक्सपर्ट। फंडामेंटल राय देने के लिए आनंद राठी ग्रुप के सिद्धार्थ सेडानी जुड़ने वाले हैं, और कुणाल सरावगी नई दिल्ली से हमारे साथ होंगे, इक्विटी रश के CEO, बताएंगे हमें चार्ट्स पर अपनी राय। वरुण बेवरेजेस नतीजे के बाद हम बातचीत करेंगे कंपनी के चेयरमैन रवि जयपुरिया साहब से इस ब्रेक के बाद। बाजार कमजोर, 100 अंक नीचे सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 35 अंकों का इस वक्त, और हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आखिरी सौदा में आनंद राठी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी एडवाइजरी सिद्धार्थ सेडानी और इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी, आप दोनों का स्वागत है। कुणाल, पौन घंटा बचा है ट्रेड में, हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकली क्लोजिंग होगी ये हफ्ते की, तो ये बताइए कि क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल अहम है जिनके ऊपर अगर आज बाजार बंद हो, निफ्टी बंद हो, बैंक निफ्टी बंद हो, तो आप कहेंगे कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, तेजी का रुझान बरकरार है? देखिए, मुझे लगता है अनिल जी, जिन स्तरों पर बाजार फिलहाल ट्रेड हो रहा है यहाँ पर घबराना स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप चार्ट्स पर देखें तो मेरी राय में 9275 है, वो क्लोजिंग के लिहाज से नहीं है, वो ओवरऑल लेवल है। और जब तक निफ्टी 9275 के ऊपर है तब तक आपको बुलिश स्टांस ही रखना चाहिए और किसी भी गिरावट में खरीदना चाहिए। तो आज की गिरावट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी खरीद करके चलें। ओवरऑल ट्रेंड पर अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, इसीलिए मेरी राय में जब तक बाजार 9275 के ऊपर है लॉन्ग पोजीशन ही बना करके चलें। ओके, 9275 कह रहे हैं आप, राइट? जी जी अनिल जी। अच्छा, यहाँ से भी काफी दूर है। ओके, अच्छा, और ऐसा ही लेवल बैंक निफ्टी पे क्या है? देखिए, बैंक निफ्टी के लिए इससे कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल 22,400 का है, तो मुझे लगता है कि 22,400 के ऊपर बैंक निफ्टी टिका रहे और निफ्टी 9270 के ऊपर टिका रहे, तब तक कोई चिंता का वजह नहीं है, ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस पर ही बने रहना चाहिए। ठीक है, ओके। और अब नतीजों का सीजन है तो बात करते हैं वरुण बेवरेजेस के नतीजों की। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और मार्जिन्स में भी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रवि जयपुरिया साहब, जो चेयरमैन हैं इस कंपनी के। जयपुरिया साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बाकी तो ठीक है, मार्जिन्स आपने सुधारे हैं, मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू में दमदार ग्रोथ है नहीं, मुश्किल से 2% बढ़ा है। क्या वजह है सर इसकी? नहीं, देखिए, एक तो हम ये हमारा सीजन सॉफ्ट ही होता है, और दूसरा हम डिमोनेटाइजेशन के बाद निकल रहे थे, तो अभी भी थोड़ा इफेक्ट था जनवरी फरवरी में डिमोनेटाइजेशन का, और इस बार विंटर भी कुछ थोड़ा सा सीवियर रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा क्वार्टर अच्छा गया है, हमारे EBITDA मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, 15% पे हमारा EBITDA मार्जिन आया है इस क्वार्टर में, जो हमारा सबसे वीक क्वार्टर होता है, और EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है 1.5% का, और लास्ट ईयर जो हम लॉस में थे उसकी जगह इस बार पहली बार फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में आए हैं। तो हमने अपने खर्चे कॉस्ट कटिंग भी की है, और हमारा कंसोलिडेशन हुआ है जब से पेप्सिको के प्लांट्स लिए थे, अब हम फुली इंटीग्रेटेड हो गए हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट भी हो गया है हमारा फुली।
तो इन सब चीज़ों से हमारे को इफेक्ट आ रहा है और ये साल हमारे को अच्छा दिख रहा है। अब हमारा पीक सीजन जो सेकंड क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, उसकी शुरुआत अच्छी हुई है। अप्रैल का महीना अच्छा गया है साहब, यही मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन का थोड़ा असर पड़ा, तो अब आपका पीक सीजन है ये, इस पीक सीजन में तो कोई असर नहीं दिखेगा ना, अब तो सब नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा इस बार। और हमारी उम्मीद है कि हमारी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए और हमारा शुरुआत अच्छी हुई है अप्रैल के महीने से, जो अब खत्म हो चुका है, और मई भी ठीक जा रहा है, तो हमें कोई रीजन नहीं दिख रहा कि हम अब इस साल अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा सर, वो कुछ बातें चल रही थी कि आप वेस्टर्न इंडिया में कुछ पेप्सी के साथ उनके कोई बॉटलिंग प्लांट्स लेने वाले हैं, खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ कोई अपडेट है इस पे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है जी ऐसा कुछ। वो पेप्सी के ऊपर है, अगर वो चाहेंगे कोई टेरिटरी हमारे को देना तो हम बहुत इच्छुक हैं और लेना चाहेंगे। चलिए, तो मतलब आपका इंटरेस्ट है, लेकिन कब होता है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा ये बताइए, ये उन लोगों के हाथ में है जी। नहीं, ये तो दोनों को समझ में आना चाहिए, वो बेचना चाहे आप लेना चाहें तभी बात बनेगी। लेकिन ये बताइए, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपके क्या लेवल पर चल रहे हैं और क्या कुछ और बढ़ने की गुंजाइश है? हमारी लास्ट ईयर 70% पे थी, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 5 से 10% यूटिलाइजेशन उसकी बेटर करेंगे, तो क्योंकि ग्रोथ अब की आ रही है, तो ये साल ठीक लग रहा है हमारे को। पूरे साल भर के लिए कोई आउटलुक, कैसी ग्रोथ रह सकती है ये वित्त वर्ष 2018? देखिए, वो फॉरवर्ड आउटलुक ऐसी नहीं दे सकते, बट अभी क्योंकि हमारा ये क्वार्टर असली डिटरमिन करता है, करीब 50% पूरे साल का हमारा बिजनेस इस क्वार्टर में ही आता है, तो अब करीब आधा क्वार्टर तो निकल गया है, तो सब ठीक लग रहा है और अच्छी ग्रोथ आएगी। ये बहुत बढ़िया सर, आउटलुक को लेकर आप कॉन्फिडेंट तो हैं, भले आंकड़े ना दें। शुक्रिया जयपुरिया साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। सिद्धार्थ सेरानी साहब हैं हमारे साथ, आनंद राठी ग्रुप के। पूछते हैं उनसे, सर आपके रडार पर है, ट्रैक करते हैं ये शेयर, क्या राय है? जी, हम लोग वरुण बेवरेजेस को ट्रैक नहीं करते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एफएमसीजी स्पेस की अगर बात करें तो कंजम्पशन प्ले पे हम लोग ज़रूर बहुत कंस्ट्रक्टिव है। स्पेशली अगर बात करें रूरल थीम पे हम लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव है। उन्हीं में से एफएमसीजी जो कंजम्पशन थीम से जुड़ा हुआ स्टॉक है वो है इमामी। हम मानते हैं इमामी यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जो पिछले क्वार्टर का नतीजे आए थे उसमें वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा सा डिप ज़रूर देखने मिला था, प्रॉफिट में थोड़ी सी मार्जिनल अपसाइड थी, बट अब आने वाले क्वार्टर में हम मानते हैं कि रूरल ग्रोथ के कारण बहुत अच्छा एक कंजम्पशन बैठ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स 14 से 16% के आसपास आ सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से केश किंग भी इनके जो एक्वायर्ड ब्रांड है ये भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है वॉल्यूम्स में, तो इमामी हम मानते हैं कि कंजम्पशन एफएमसीजी थीम में बहुत ही अच्छा बैठता है 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आप इमामी के साथ जाएंगे फिलहाल। ग्लेनमार्क फार्मा जो अब 16% नीचे है, 760 के भी नीचे गिरता हुआ अब नजर आ रहा है, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। कुणाल, आज आपको क्या लग रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे थे और इस क्लोजिंग को देखते हुए क्या अंदाजा है? देखिए, डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर चेंज आया है इसके चार्ट पर प्रदीप। ये काउंटर काफ़ी समय से एक रेंज में चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से इसमें अपटिक भी देखने को मिला था, लेकिन एक बहुत मेजर सपोर्ट जो कि 850 के रीजन में है उसको इसने डिसाइसिवली आज तोड़ दिया है। और अब जो अगला सपोर्ट रीजन है वो 720 से पहले मुझे दिखता नहीं है। बड़े वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है एक छोटा मोटा रिवर्सल आ जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बेरिश हो गया है और मुझे लगता है 720 तक का काउंटर फिसल सकता है, तो बिल्कुल इसमें इन लेवल्स पर खरीद के राय नहीं। ओके, तो फिलहाल खरीदारी करने की ना करें जल्दबाजी, ये है राय इस वक्त आपके लिए। ग्लेनमार्क पर 400 बिगड़ ही गए, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और इतनी तेज गिरावट के बाद तो माहौल बड़ा खराब सा है इस वक्त ग्लेनमार्क के काउंटर पर। एक और कंपनी अभी थोड़ी देर पहले न्यूलैंड लैब ने अपने नतीजे पेश किए। न्यूलैंड लैब 2% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज नतीजों के बाद। तो इस स्टॉक पर भी नतीजों के बाद थोड़ा एक्शन है, लेकिन नतीजों के बाद एक्शन कमजोरी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और वो बढ़ रहा है। ओबीसी में अब 8% नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपसे राय लेना चाहता हूँ सिद्धार्थ, ये सरकारी बैंकों के नतीजों पर, और कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को? अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस लौट रहा है क्या कि एसेट क्वालिटी स्टेबल होने के या सुधरने के कोई संकेत हैं? और यदि हाँ तो क्या कुछ खरीदने लायक लगता है आपको कोई बैंक, या फिर बहुत महंगे, बहुत भाग चुके हैं, दूर रहेंगे?
देखिए, हम मानते हैं कि वैल्यूएशन सस्ती है, बट अभी भी एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम जारी रह सकते हैं आने वाले टाइम में। इसी के कारण तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ एक एनपीए पॉलिसी से फिर से जारी की है। तो हम मानते हैं कि जिस हिसाब से नतीजों के बल पे इतने स्टॉक्स में रैली देखने मिली है, मिड कैप पीएसयू में स्पेशली, हम इन पे किसी पे दाव नहीं लेना चाहेंगे। अगर पीएसयू बैंक में अगर कुछ लेना भी है तो हम मानते हैं कि लीडर के साथ ही स्टिक रहना चाहेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से इसके नतीजे दिख रहे हैं कि स्लिपेजेस गिर गए हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है और कंसोलिडेशन जो हो गया है इनकी सब्सिडीज से, इनको फायदा जरूर मिलेगा। तो अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे ध्यान देना भी हो तो हम मानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ही जरूर देंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब स्लिपेजेस के आंकड़े आए हैं उसके बाद फिर से नई बिकवाली दरअसल शुरू हुई, क्योंकि हमारे पास केवल एनपीए में बढ़ोतरी के आंकड़े थे उसका अंदाजा था और फाइनली 4000 करोड़ के नए एनपीएस जो बने हैं, ये खबर आने के बाद आप फिलहाल देख सकते हैं ओबीसी का स्टॉक और भी फिसलता मतलब हुआ आप ये कह रहे हैं एसेट क्वालिटी खराब ही हो रही है। हाँ, अभी और मतलब इसकी सुधरी नहीं है। मतलब तो काफी सारे बैंक में, जैसे हमने विजय बैंक के नतीजे देखे, इंडियन बैंक के नतीजे देखे, वहां पर तेजी हुई स्टॉक के अंदर नतीजे आने के बाद। आप ये कहेंगे कि क्या ये मानना ठीक है कि ज्यादातर सरकारी बैंक्स के नतीजे खराब हैं अब तक? मतलब एक दो को छोड़ दे तो किसमें एसेट क्वालिटी सुधरी है? हार्डली किसी में। जैसे मैंने कहा, विजय बैंक या इंडियन बैंक, ये अच्छे नजर आए हैं आपको अभी तक, जो दोनों मेरे दिमाग में तुरंत आ रहे हैं। हालांकि बड़े बैंक्स के नतीजे क्लोजली देखने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मिड कैप्स में मिला जुला सा रुख है, दोनों तरफ जा रहा है मामला और आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही मूड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार ने भी उस हिसाब से ही पोजीशन ली है। जहां पे सुधार हुआ है वो बैंक आउट परफॉर्मर रहे भी हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे सेक्टर में क्या सुधार हो रहा है ये अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अलग अलग शेयरों का रुख बनता हुआ अपनी तरफ से नजर आ रहा है और 11.5% का ग्रोस एनपीए अभी भी काफी ज्यादा है। जिस सुधार की शायद बाजार को उम्मीद थी वैसा दिखाई नहीं दिया है, ओबीसी के केस में ऐसा लगता है। तो गिरावट यहाँ पर सारे सरकारी बैंक चूंकि बढ़े हैं, तो अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो एक बार पिटेंगे, ये तो आप जरूर मानकर चल सकते हैं पिछले महीने भर की जो तेजी हुई है उसको देखते हुए। कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज हमारी नजर होनी चाहिए और वो है यस बैंक। जिस तरह से जानकारी यहाँ पर निकल कर आई कि आरबीआई का मानना है कि जो बैंक ने एनपीए दिखाए हैं दरअसल उससे कहीं ज्यादा है और 5000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिया है। हालांकि यस बैंक ये क्लैरिफाई कर रहा है कि उन्होंने प्रोविजन सारे किए हैं और ये मार्च 2016 की बात है, जो आंकड़े हम आरबीआई के हवाले से बता रहे हैं। अब तक स्थिति काफी सुधर चुकी है, लेकिन जब तक आरबीआई ना कहे कि स्थिति सुधर चुकी है तब तक शायद निवेशकों के मन में तो सवाल रहेंगे, थोड़ा सवाल रहेंगे और सवाल दिख भी रहे हैं। सिद्धार्थ, ये इस तरह की खबरें क्या प्राइवेट बैंक्स को लेकर जो आपका कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, वो हिलाती है या फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? देखिए, जरूर से जो येस बैंक की खबर आई है इसमें एक चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से आंकड़े जो 4200 करोड़ के आए हैं, जबकि बैंक बोल रही है कि 800 करोड़ के 750 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर ये गलत जाते हैं डेटा तो सेंटिमेंटली जरूर नेगेटिव है, सेंटिमेंटली अभी भी नेगेटिव है, जो स्टॉक प्राइस में भी दर्शा रहे हैं। हालांकि येस बैंक में हमारी जिस हिसाब से कवरेज है और हमारी जो टारगेट प्राइस है वो 1700 को लेके है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से येस बैंक हम मानते हैं कि अगर ये खबर थोड़ी सेंटिमेंटली या नीजक रिएक्शन देती है और यहाँ से अगर ये कंपनी निकल जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम मानते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी लेगा ये बैंक को लेने के लिए, क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से, निम्स के हिसाब से, लोन ग्रोथ के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दे रही है येस बैंक। बस ये एक जो खबर है मैं जरूर मानता हूं कि एक सेंटिमेंटली थोड़ा सा हिट जरूर कर सकता है कंपनी को। तो फिलहाल कॉल क्या है आपकी यस बैंक पे सिद्धार्थ? येस बैंक पे हमारी बाई रेटिंग है 1700 के टारगेट से। तो आप ये मानते हैं कि आरबीआई के आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये तो एक टाइम पे जिस हिसाब से बाहर आएगा उस हिसाब से पता चलेगा, बट अभी तक जो बैंक जो बोल रही है, मैनेजमेंट जो अपनी बैंक की एनुअल रिपोर्ट में लिख के आया है, ऑलरेडी प्रोविजन किया है। बैंक की एनुअल रिपोर्ट में लिख के आया है कि आरबीआई कह रहा है कि आप तो ये फिगर दे रहे हैं, हमारा तो ये फिगर है। अब आप किसको मानेंगे, ये सवाल होता है कि आप बैंक की मैनेजमेंट की बात सुनेंगे, आप आरबीआई की सुनेंगे? देखिए, अभी तक तो हम मानते हैं कि इसको बाय ऑन डिप्स पे ही रहना चाहिए, क्योंकि इतनी घबराने वाली बात नहीं लग रही है। चलिए ठीक है, थोड़ा और वेट कर लीजिए। लेकिन ये है कि एक कोई ब्रोकरेज हाउस है जिनकी काफी कॉशियस रिपोर्ट्स यहाँ पे कई बार आ चुकी हैं। 600-700 रुपए की रिपोर्ट है।
गोल्डमैन की या यूबीएस की जाता है, मुझे याद है यूबीएस ने 650 रुपए की रिपोर्ट दी हुई, और उन्होंने भी यही कहा था कि काफी सारे एनपीएस हैं, हाँ, जो सामने आए नहीं हैं, उनका ये मानना था। अच्छा, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, जो निवेशक हैं या पोजिशनल ट्रेडर जो कम से कम 2-3 महीने का व्यू लेकर के बैठे हो, किरण, उनके लिए माफ कीजिएगा ना, उनसे, हाँ, आप किरण से सवाल पूछे, उससे पहले कुणाल से, उससे पहले उसी पर मैं एक ये पॉइंट रखना चाहता हूँ। येस बैंक के लिए 1500 का लेवल बहुत अहम है क्लोजिंग के लिहाज से, जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 1500 रुपये पर इन्होंने QIP किया था और उसके बाद स्टॉक में नॉन स्टॉप तेजी हुई थी। अगर आज 1500 से डिसाइसिवली अच्छा सा नीचे बंद होता है, यानी कि 1490-85, जो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि 1500 कैश की बात करूं, तो कुछ FIs ऐसी होंगी जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, राइट, जिन्होंने QIP में लगाया पैसा, जो घाटे में आएंगे, तो इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है आज। लेकिन कुणाल, टेक्निकली भी क्या यही लेवल बनता है या कुछ और? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इसके चार्ट को एनालिसिस करें प्रदीप, तो एक बहुत क्लियर डबल टॉप पैटर्न आपको इसके डेली चार्ट पर नजर आता है, जो मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट फीचर है, और उसका आज ब्रेकडाउन हम आते हुए देख रहे हैं। 1540 के नीचे ब्रेकडाउन आया है, तो अगर आज डेली क्लोज 1540 के नीचे आता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आपको और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जो बड़ा सपोर्ट है वो 1440 के रीजन में है, तो यहां से मुझे लगता है कम से कम 60-70 रुपए की गिरावट की और गुंजाइश है। 1440-1420 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो मैं अभी ये नहीं सोचता हूं कि इसके नीचे ये काउंटर चला जाएगा, लेकिन इन स्तरों पर बिकवाली करनी चाहिए। कोई भी पुल बैक मिले तो उसका इस्तेमाल करें येस बैंक से निकलने के लिए। मुझे लगता है कुछ समय के लिए मार्केट अंडर परफॉर्मर साबित हो सकता है, तो एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। ठीक बात है, चलिए, तो ये राय येस बैंक पर पूरी हो चुकी है चर्चा। वक्त है ब्रेक का, और वैसे पूरा हफ्ता आपके लिए बड़ा हेक्टिक रहा है, काफ़ी लाइफ टाइम हाई भी आपने देखे, एक्शन पूरा रहा है। अब बस सिर्फ आधा घंटे का एक्शन और है, उसके बाद इस हफ्ते के लिए आपको वीकेंड मिलेगा। लेकिन आखिरी आधे घंटे का एक्शन कैसा होगा, पहले तो बताएंगे आपको निफ्टी की टॉप 3 ट्रेडिंग कॉल्स, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, और उसके बाद फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ रहे हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम साहब। वागले साहब भी तैयार है अपने चार्ट्स के साथ, और साथ ही उनकी BTST कॉल्स भी होंगी। पूरा एक्शन है अगले आखिरी आधे घंटे में, बने रहेगा हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा, और 3 बज चुके हैं, यानी अब बारी है आपको बताने की निफ्टी पे आपकी आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हफ्ते के आखिरी दिन, जब हम दबाव देख रहे हैं। दुनिया के बाजारों के रुख एक बार देखते हैं। कमजोरी दरअसल दिखाई दी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी, और उससे भी हमारे बाजारों पे दबाव जाहिर तौर पे बनता हुआ। और फिर आज अमेरिका का क्या हाल होगा उसका अंदाजा लेने की कोशिश करेंगे। यूरोप फ्लैट है लेकिन हल्का सा पॉजिटिव है, ओके। और वहीं अगर हम डाउ की तरफ भी एक बार नजर करें, जो पिछले 3-4 दिनों से फंसा गया है दायरे में, कहीं खास निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई मूव नहीं बन रहा है, वही हाल है आज भी। कोई खास संकेत यहाँ से आते हुए नहीं दिख रहे हैं हमें। एक मिनट, डॉक्टर लाल पैथ लैब के रिजल्ट्स आए हैं, ये देख लेते हैं। आय तो बड़ी है, मार्जिन्स घटे हैं, जबरदस्त घटे हैं, 5%, 27.5 से 22%, ये तो बड़ा तेज गिरावट है मार्जिन्स में। और आज तो खबर भी इनके लिए खराब थी, सुबह से ही कमजोर था ही, और नया लो बन रहा है। सरकार कह रही कि भाई आप जितने भी चार्ज करते हैं अपने ये फीस वगैरह टेस्ट के लिए, उसकी एक लिमिट हो जाएगी, इससे ज़्यादा करने नहीं देंगे। तो इस पर मैं एक सुनील सुब्रमण्यम साहब आगे, उनसे राय भी लूंगा, लेकिन चूंकि 3 बज गई तो निफ्टी की कॉल्स हैं, फटाफट एक बार पहले वो खत्म कर लें। SMC ग्रुप के रवि सिंह कह रहे हैं निफ्टी खरीदिए 9350 स्टॉप लॉस, और 9435 2 दिनों के लिए। अगली कॉल निफ्टी पर आ रही है नीरव अखारिया की ओर से। निफ्टी पर बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 9340 पे, टारगेट 9460 के। कुणाल सरावगी है हमारे साथ। कुणाल, आपकी कॉल। देखिए, मेरा स्टॉप लॉस कुछ बड़ा है प्रदीप, मुझे लगता है कि 9300 पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और एक पोजिशनल बाय है निफ्टी पर। मुझे लगता है निफ्टी 9500 हो जाएगा, 9475 पहला लक्ष्य होगा। ठीक है, वागले साहब, लॉन्ग या शॉर्ट? अनिल जी, शॉर्ट जाने का मन है, बट मैं जैसे ही अभी जी लास्ट 10 मिनट में जो बाउंस बैक आया, अगर 9410 9420 के ऊपर क्लोज होता है कैश निफ्टी, तो मैं गलत हो जाऊंगा, तो मैं काट लूंगा। ओके, 9410 9420 आप कह रहे हैं। स्टॉप लॉस आपने 9430 का करीब सुझाया है।
तो स्टॉप लॉस करीब का है, यानी अगर रिवर्सल आ गया तो काट कर निकल जाएंगे, ज़्यादा लंबा रुकेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे। व्यू भले ही यहाँ पर मंदी का बन रहा है। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी पर। हम बात कर रहे थे ये सारे पैथले वाले स्टॉक्स की 6% निकल गया है, तो गिरते ही जा रहा है, 7 होता जा रहा है। माय गॉड, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है तेजी के मार्केट में। जब मार्केट एकदम हाई लेवल पर और स्टॉक्स इतने तेजी से भागे हुए हों, महंगे, और थोड़ा भी रिजल्ट कहीं खराब आ जाए ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। 5% मार्जिन गिरना तो अच्छा तो नहीं है किसी भी एंगल से। सर क्या कहेंगे, इन बिजनेस को इतना तगड़ा वैल्यूएशन मिला है, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, ये ऐसे नतीजे क्या जस्टिफाई करते हैं क्या? नहीं, देखिए फार्मा ऐसी हेल्थ केयर वाली सेक्टर में ये रेगुलेटरी रिस्क जो है ना बहुत होता है, क्योंकि आप पब्लिक को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेरी सेंसिटिव टू ऐसी चीज़ें। तो फार्मा में नहीं तो ड्रग कंट्रोल प्राइसिंग देखिए, कैंसर की ड्रग में पैसा घटाएंगे, डायबिटीज़ के ड्रग्स में पैसा घटाएंगे, सभी में प्राइसेस, हार्ट सर्जरी, स्टेंट्स का देखा आपने। तो इसमें रेगुलेटरी रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है, तो ऐसी कंपनियों में वो एक फैक्टर डिस्काउंटिंग में हमें रखना चाहिए। अच्छा, थायरोकेयर तो पोजीशनिंग ही ऐसी रखता है कि उन्होंने कॉस्ट बहुत कम कर दी है, तो फिर उस हिसाब से क्या डॉक्टर लाल के मुकाबले थायरोकेयर एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो पहले से ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वाले प्लेयर है? नहीं रखते हैं, बट फिर भी अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ऐसे टेस्ट का यही कैप रखना है तो फिर मुसीबत तो आ सकती है ना। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट के लिए जो प्रॉफिट वो कम सोचता है, गवर्नमेंट वो फिर भी सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ड्रग प्राइसिंग में ये चीज़ है ना कि देखिए ड्रग का प्राइसिंग कैसे बनता है कि कुछ 10-15 साल में रिसर्च चलती है ड्रग को लॉन्च करने में, टेस्ट करने में, ट्रायल्स करने में, और कंपनी सोचती है कि मेरे को जो ये 10 साल का जो मैंने मेहनत किया है, मैंने पैसा खर्चा किया है, उसका मेरे को एक सुपर प्रॉफिट से मेरे को अगले 10-15 साल में रिकवर करना चाहिए। मगर क्या होता है कि इंडिया जैसे देश में सेम प्रोडक्ट को हम दूसरी प्रोसेस से चीपर रूट में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उन्होंने एक ओरिजिनल पेटेंट के लिए जो मेहनत करनी थी वो नहीं करी। तो अब एक यूजर कंट्री जैसे इंडिया है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को एक लो कॉस्ट देने की एक ज़रूरत है, तो वो इनका मायने नहीं रखते कि आपने इतना खर्चा किया, आप वो कॉर्पोरेट है, आप तो एंटरप्रेन्योर हो, आप वो कैपिटलिस्ट हो। ये जो दरअसल लैब्स वाली स्थिति है अनिल, अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई भी जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है वहाँ पर आप अलग अलग लैब्स की अलग अलग रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि हाँ ये सही बात है। और इसको बजाय स्टैंडर्डाइज करने के प्राइस कंट्रोल लाने की सरकार तैयारी करे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल तो लाना ही चाहिए, वो तो जरूरी है, क्योंकि वो टेस्ट बड़े महंगे हैं एक्चुअली। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अब ये स्थिति हो गई है कि आप कोई बेहतर अच्छे से अच्छा टेस्ट छोटे शहर में भी करा सकते हैं, सेकंड टियर में भी करा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं जो अब वहां पहुंच गई हैं। वहां पर आप, तो ये एक ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री में। अब सरकार उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल अगर लाती है, तो जैसे स्टेंट के मामले में हुआ कि एक एमएनसी ने ये कहा कि हमारे जो 2 सबसे महंगे स्टेंट है वो हम इंडिया में नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारी रिकवरी नहीं होती, सस्ते वाले आप ले लो जो आपके लिमिट में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि फिर ये लोग कहे कि ठीक है ये टेस्ट हम नहीं करेंगे, या आप कहीं जहाँ से मर्जी वहाँ से करा लो क्योंकि ये महंगा है, ऐसा कुछ ना हो, ये डर जरूर होगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ये पॉइंट तो वैलिड है कि अगर कल को टेस्ट ही बंद हो जाए कि नहीं भाई इस प्राइस में तो हो ही नहीं सकता, अगर नुकसान करके क्यों करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार है ना, जो अनाप शनाप प्रॉफिट है उसी पर रोक लगाएगी, ऐसा ना कर देगी टेस्ट ना हो वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। अच्छा, आप इसका टेस्ट करिए जरा वागले साहब, डॉक्टर लाल पैथलैब का 8% गिर गया है, अब कहीं कोई सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स पर? नहीं अनिल जी, मैं क्लियर नहीं हूँ पैटर्न में, तो मुझे सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, और मैं यहाँ पर ऑलरेडी गिर गया है तो बेचने का भी मन नहीं बनता है, तो मैं वेट करूंगा। ओके, तो फिलहाल आप देखिए 9400 के नीचे ही निफ्टी है, संभलने की कोशिश जारी है, स्ट्रगल फिलहाल चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। डॉक्टर लाल पैथलैब के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं, 888 ये लेवल यहाँ पर आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो आखिरी मिनटों के दौरान अब जब आखिरी आधे घंटे में हम आ चुके हैं कि इन स्टॉक्स पे वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिख रही है। मुझे रियल एस्टेट में खरीदारी दिख रही है, डीएलएफ, आईबी रियल, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी आई है। कुणाल, जरा इन दोनों पे नजर डालिए, और अगर आपका फेवरेट कुछ और हो तो बताइए।
देखिए, पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर प्रदीप, मेरी अपनी निजी पोजीशन डीएलएफ में है और मुझे लगता है कि डीएलएफ बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। लगातार एक ब्रेकआउट देखा गया है, आउट परफॉर्म भी कर रहा है कई दिनों से, और 200 का एक कंजेशन जोन है जिसको इसने पार किया है। तो अगर आपको रियल एस्टेट में काउंटर चुनना है तो मुझे लगता है, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर कोई काउंटर चुनना है तो मुझे लगता है डीएलएफ होना चाहिए। मेरी राय में ये काउंटर बहुत जल्द आपको 210, 215 के लेवल्स दिखाएगा। 208 बात करते करते हो गया। मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड इसमें आ सकता है, तो डेफिनेटली डीएलएफ बाय करना। ओके अच्छा, कल नतीजों के लिहाज से मिड कैप्स के लिए थोड़ा एक्शन वाला दिन है। छुट्टी तो है लेकिन नंबर्स तो आएंगे। आइडिया सेल्यूलर, कर्नाटक बैंक, सेंट्रल बैंक, ये 3 तो इंटरेस्टिंग नतीजे मुझे दिख ही रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों में 2 इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, मंगलम सीमेंट और जेके सीमेंट। एक राय ली जाए सिद्धार्थ से मिड कैप सीमेंट कंपनियों पर। दिग्गजों के नंबर्स तो ठीक ठाक हैं, मिले जुले से हैं। ये बताइए सिद्धार्थ, मिड कैप कंपनियों में एक तो कल जो रिजल्ट आने वाले मंगलम और जेके सीमेंट आपके रडार पर हैं क्या, या फिर कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस स्पेस में बताइए। देखिए, मिड कैप सीमेंट कंपनीज जो आपने बहुत सही कहा कि अब रडार में आ सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में बहुत हद तक अब वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव होते चल रहे हैं। तो मिड कैप सीमेंट पैक में अगर देखा जाए तो डालमिया भारत के नतीजे बहुत ही अच्छे आए थे। हमारा मानना है कि यहाँ पे और भी 20% का, 15 से 20% का एक अपसाइड जरूर देख सकते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम में है। स्टॉक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, मार्जिन में एक्सपेंशन आ सकते हैं और ईवी पर टन वैल्यूएशन के हिसाब से भी एक अच्छा सूटेबल है। तो हम मानते हैं कि डालमिया भारत पे जरूर दाव लगाया जा सकता है 6 महीने से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। डालमिया भारत तो क्या भागा है रिजल्ट आने के बाद, जबरदस्त। कुणाल, कर्नाटक बैंक के चार्ट्स देखिए आप। इसमें रिजल्ट के पहले कल आने वाले हैं, चूंकि अब सीधा मंडे फिर गैप से ऊपर नीचे खुलने की तैयारी होगी, इसकी भी क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ खास एक्शन आज के ट्रेडिंग में नहीं दिखाई पड़ता है अनिल जी, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी मजबूत है। लगातार ये आउट परफॉर्म करता आया है और जब तक ये काउंटर 163 को होल्ड कर रहा है तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट करने की मेरी बिल्कुल राय नहीं। मुझे लगता है अगर रिजल्ट अच्छे आए तो कल हो सकता है 170 पार कर जाए और फिर इसमें आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। कर्नाटका बैंक में हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तेजी बनी है, करीब 115 के आसपास से आप देखिए 175 तक पहुंचे हैं। कितना वक्त लगा इसमें? फरवरी से लेकर अभी तक, यानी मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर। और सेंट्रल बैंक भी आप देखिए तो उसमें भी ऐसी रफ्तार है। यहाँ पे देखिए 40% के रिटर्न आए हैं आपको 3 महीने में, और सेंट्रल बैंक में भी आपको 28% के रिटर्न आए हैं। तो सेंट्रल खासतौर पे चूंकि सरकारी बैंक है, अनुमान यह है कि यहाँ पर बेहतर नतीजे आने चाहिए और एनपीए के आंकड़ों की जो सुधरने की हम बात कर रहे थे वो सुधरना चाहिए। दरअसल सिद्धार्थ, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो हम मानते हैं कि ये हमारे कवरेज में नहीं है, बट ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हम अभी भी मानते हैं कि कुछ एक नतीजे, जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि विजया बैंक या इंडियन बैंक के अच्छे आए थे, कुछ एक बैंकों के थोड़े अच्छे आ रहे हैं, बट एसेट क्वालिटी के फ्रंट में मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूँ कि मिड कैप पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अभी भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले और 2 क्वार्टर थोड़े पेनफुल रह सकते हैं। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कोई कंपनी को नहीं देखते हुए मैं अगर स्टिक रहना भी चाहूँ तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही रहना चाहूँगा। हम मानते हैं कि यहाँ से परफॉर्मेंस जारी रह सकती है, पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं, ये बरकरार रह सकता है। तो रुझान तो यही होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही काम किया जाए। तो ये राय है बैंक्स पर, लेकिन फार्मा ये बड़ा परेशान कर रहा है सर। आज फिर देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, सुनील सर, इसके रिजल्ट्स के बाद 15-16% तो ये मिड कैप स्टॉक ऐसे टूटते हैं जो स्मॉल कैप शेयर हो, कि ऊपर और नीचे के सर्किट ही लगेंगे। कहीं तो यूएसएफडी की दिक्कतें हैं, जहाँ दिक्कतें नहीं वो बाकी दिक्कतें रिजल्ट से हो जाती। क्या करना चाहिए? ये फार्मा के अंदर ना एक हेल्थ केयर और वेलनेस का जो पार्ट है ना वो बढ़िया चल रहा है। मेडिकल टूरिज्म और वो ऐसा, मतलब हॉस्पिटल वाले okay. वो अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में डिमांड फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन वो सब बढ़ रहे हैं। मगर ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज, चाहे वो जेनेरिक हो या प्रोडक्ट हो ना, उसमें ये रेगुलेटरी, ये भी एक रेगुलेटरी, एफडीए भी एक रेगुलेटरी तरह का रिस्क है। तो ये फार्मा सेक्टर में अगर आप इसको अच्छी तरह समझ के उसका डिस्काउंटिंग प्रॉपरली करते हैं, ये मार्केट की हवा को लेकर उसको कभी खरीदने का नहीं, क्योंकि एक स्टडी को अंडर करके कब उसका एफडीए का अप्रूवल के लिए स्थिति आ रहा है, क्या कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स आ रहे हैं, तो ये एक्सपोजर को समझना और फिर इनमें पोजीशन लेना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं कहूँगा कि आम जनता इन्वेस्टर के लिए फार्मा में अगर प्ले करना है कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू ही प्ले करे, क्योंकि ये बहुत एक वॉलेटाइल और एक रेगुलेटरी रिस्क जो आम जनता समझ नहीं सकती है आसानी से। बिल्कुल, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कब इंस्पेक्शन होगा और क्या हो जाएगा। जो ग्लेनमार्क का आज हाल हुआ है तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने बायोकॉन में भी ऐसा ही हाल दिखा है, 200 रुपए मुश्किल से 5 दिन में निकल गए थे और अभी पिटाई चल रही है। प्रदीप, एक स्टॉक का हाल फिर से देखने का मन हो रहा है, यस बैंक। ये तो जो 1500 के नीचे है फिलहाल, बहुत खराब क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है। जो सवाल हम पूछ रहे थे वो शायद और लोग भी पूछ रहे हैं, लग रहा है भाई, क्योंकि देखिए अगर 1500 के नीचे ये बंद, अब तो हो गई खैर, अब तो बचे कितने हैं, 15 मिनट बचे हैं, शुरू के 15 मिनट तो ये 1500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये क्लोजिंग अच्छा। इस बीच चलिए इसको छोड़िए, पिरामल एंटरप्राइजेस के आ गए हैं नतीजे। अब ये भी स्टॉक इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि अब ये वायदा कारोबार के खिलाड़ी भी है। तो एबिटा मार्जिन आए हैं 42, हाँ जबरदस्त नतीजा है, 42% मार्जिन, 25% से बढ़ गए। ऐसा क्या किया इन्होंने? ओके, जबरदस्त नंबर। और 5000 करोड़ का फंड रेजिंग भी है, इक्विटी या 24 करोड़ से बढ़कर 1032 करोड़। एक्चुअली पिरामल के नतीजे भी किसी को समझना बहुत मुश्किल है। ये मतलब एक तरह से प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया पिरामल एंटरप्राइजेस, पीई फंड हो गई। मतलब इतने सारे बिजनेसेस में इन्होंने पैसा लगा रखा है, कहाँ से कहाँ किसका कितना प्रॉफिट किस क्वार्टर में दिखेगा समझना मुश्किल काम है। लेकिन फिलहाल जो भी है अच्छा है, नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, ये तो कहना होगा। कुछ और डिटेल्स? फंड रेजिंग की प्लान जो उन्होंने बताया है, 5000 करोड़ रुपए उठाने की तैयारी, इक्विटी या कन्वर्टेबल इश्यूज के जरिए उठाया जाएगा। मतलब इक्विटी वाली इक्विटी रेस करने की तैयारी दिख रही है यहाँ पे। कन्वर्टेबल वारंट्स वगैरह हो सकता है ये इशू करे या फिर ओके इक्विटी बढ़ाने के मूड में है। पैसा तो वैसे काफ़ी है कंपनी के पास में। जो इन्होंने एबट को जो कारोबार बेचा था 17,000 करोड़, वो पैसा ही तो सारे फंड सब जगह लग रहा है। तो लेकिन इन्वेस्ट भी कई जगह हो चुका है, काफ़ी हो चुका है, ये सही बात है बिल्कुल। और काफ़ी शानदार यील्ड भी ये कंपनी ने हासिल की है जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके नतीजे आते हुए देख रहे हैं। और अब फंड रेजिंग की तैयारी, सिद्धार्थ इस पे है क्या कवरेज? जी नहीं, इस पे हमारी कवरेज नहीं है, बट जिस हिसाब से मार्जिन आए हैं, शानदार मार्जिन आए हैं। प्रॉफिट्स नंबर देखना चाहिए कि प्रॉफिट्स किस हिसाब से आए हैं, इसमें कोई वन टाइम कुछ है कि नहीं है, वो भी एक देखने की बहुत ज़रूरत रहेगी। बट इन्वेस्टमेंट, और जिसे आपने भी कहा कि यील्ड्स काफ़ी शानदार है, तो ये इन्वेस्टमेंट के नतीजे से तो ये परफॉर्मेंस बरकरार रह सकता है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 311 करोड़ का दिख रहा है, ये आंकड़ा मैंने अभी पढ़ा है। तो ये है आय 1700 करोड़ से बढ़ी है और आय में अब ये तो ठीक दिख रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए लेकिन नंबर्स को थोड़ा और विस्तार में देखेंगे। 3 बज चुके हैं, नहीं 3:15 बज चुके हैं भाई। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी का वक्त है, तो हमारे सारे एक्सपर्ट तैयार हैं। और सबसे पहले निशान जैन और शॉर्ट करेंगे एनटीपीसी। शॉर्ट कॉल आ गया है, 154 है टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। निशान का पहला कॉल और निशान का दूसरा कॉल वो खरीदारी की तरफ होना चाहिए ताकि बैलेंस रहे। हाँ बिल्कुल। विप्रो 504 का स्टॉप लॉस, 514 के टारगेट के लिए। तो ये 2 स्टॉक हैं जो आप आज ट्रेड करके जाएं मंडे को सुबह रिवर्स करने के लिए आज से। ओके, सर्वेंद्र श्रीवास्तव क्या बता रहे हैं ये आइए देखते हैं। इनकी नज़र किस स्टॉक पे है, ये सेल कॉल दे रहे हैं। एसटीबीटी आया है अरविंद में 390 के टारगेट, 401 रुपए 60 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह इनकी ओर से आती हुई। सीएससी अगला स्टॉक है, सर्वेंद्र को लगता है ये भी आपको बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस 975 रुपए 60 पैसे के और टारगेट 950 पे होंगे। कुणाल, आपके बीटीएसटी हैं एसटीबीटी हैं? दोनों बीटीएसटी हैं प्रदीप। सबसे पहले मदरसन सुमी, मुझे लगता है कि आज एक बहुत अच्छा मूव देखा गया है, आउट परफॉर्मिंग काउंटर है। 410 पर स्टॉप लॉस रख करके 430 के लक्ष्य से बाय करें। और इसके अलावा कोटक बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगातार इसमें एक फियर्स अप मूव देखा गया है। मुझे लगता है कि 945 पर स्टॉप लॉस रखें, 975 का लक्ष्य हो। ओके। वागले साहब, एक बीटीएसटी एक एसटीबीटी होगा? हाँ, वागले साहब सेफ चलने वाले आदमी हैं, तो दोनों ही देखे जाएंगे मुझे लग रहा है। और जब क्लोजिंग को लेकर भी थोड़े से है ना, वागले साहब सावधानी वाला है कि इसके ऊपर बंद होगा तो खराब, इसके नीचे बंद होगा, इसके ऊपर बंद होगा तो अच्छा, इसके नीचे खराब। तो इसका मतलब वागले साहब सही है ना? अनिल जी, वो 9400 पे ही बंद हो रहा है, तो ना ऊपर ना नीचे। तो वही तो है, खास बात वही कि कंफ्यूज रखना चाहिए आदमी को, ताकि वीकेंड पे पूरा आदमी सोचते रहे कि एग्जैक्ट 9400 पे बंद हुआ, अब सोमवार को ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, फिर मुझे मंडे मॉर्निंग में वागले साहब को सुनना है वापस, तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। राइट?
अनिल जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ निफ्टी के मामले में, लेकिन आपने सही कहा, मैं एक BTST एक STBT के साथ जाऊंगा तो बैलेंस हो जाएगा। BTST DLF के साथ करते हैं, बाय करते हैं 205 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 214, और सेल करने के लिए ओरिएंट बैंक वीक लगता है जो 164 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 154। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए सेल कॉल आ रहा है OBC पे। काफ़ी पिटाई के बाद भी अब लगता है वागले साहब को भी और ये गिर सकता है। लेकिन देखिए बाजार में कहाँ BTST हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं जरा। अच्छे वॉल्यूम के साथ पीरामल एंटरप्राइजेस तो खैर नतीजों की वजह से चला है, लेकिन अनंतराज देखिए, हमने पहले कुछ देर पहले ही रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात की थी और अनंतराज में 3.5% का स्विंग दिख रहा है मुझे। 6 लाख शेयर्स की बाइंग आई है और ये देखिए तेज उछाल आता हुआ। क्या लगता है आपको इस पे वागले साहब, अभी और तेजी बनेगी? प्रदीप, पैटर्न तो अच्छा है। अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो मुझे लगता है स्टॉक 72-70 की के तरफ जा सकता है। एक 63 के स्टॉप लॉस से आपको काम करना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 73। सही स्टॉक पकड़ा है प्रदीप आपने। आखिरी मिनटों में क्या तेजी हुई है और DLF बाय कॉल आ रहा है। ऐसे खराब बाजार में हाई बीटा सेक्टर मजबूत हो रहा है क्या सर? इसके फंडामेंटल्स वाकई कुछ सुधर रही है स्टॉक, या फिर ये ट्रेडिंग के लिहाज से लोग ले रहे हैं? रियल एस्टेट में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है आपको क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ है कि ये जो सभी लोग जो बड़े डेवलपर्स हैं अभी वो लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट्स में शुरुआत कर रहे हैं। उसमें क्या है कि फंड रेजिंग में डेफिनेटली अब उनको 150 to 200 बेसिस पॉइंट्स चीपर फंडिंग मिलेगी कंपेयर टू द जनरल कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। क्यों? क्योंकि इसको तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसमें प्रोविजनिंग कम लगती है बैंक्स के लिए, उसके लिए। और अभी म्यूचुअल फंड और बैंक्स को अपने इक्विटी कंपोनेंट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर IT और रीट्स में अलग प्रोजेक्ट के लिए तो SBI ने स्कीम भी निकाली है कि वो 35 बेसिस पॉइंट कम दे रहे हैं फॉर द अल्टीमेट लेंडर। तो डिमांड बढ़ेगी इनके लिए। नहीं, बोरोवर को 10 बेसिस पॉइंट और बिल्डर को 35 बेसिस पॉइंट दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में और इन्वेस्टमेंट बढ़े। करेक्ट। उस सेगमेंट में अगर आपके प्रोजेक्ट हैं तो फायदा होगा। नहीं, अभी नए लॉन्च कर रहे हैं ना, तो मार्केट में बढ़त आ रही है इसकी, क्योंकि ये अनाउंस करके अभी लैंड बैंक जिसके पास है वो उसका इस्तेमाल अभी एज अपोज टू अर्लियर हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स उसको लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। जिसके पास लैंड बैंक है उसका इस्तेमाल अभी ज़रूर आप देखेंगे लो कॉस्ट हाउसिंग की ओर ही जाएगा। और इस साल अब देखिए हाउसिंग का भी डेटा आया था कि लो कॉस्ट के कारण हाउसिंग की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है हाउसिंग इंडियन में, तो वो इम्पैक्ट दिख रहा है इन स्टॉक्स के ऊपर। तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ने के साफ संकेत, और यही वजह है कि एक अच्छी रिकवरी आती दिख रही है रियल एस्टेट शेयरों में। यहाँ पर खरीदारी होती हुई नज़र आएगी आपको। ये एक्शन अच्छा, लेकिन बैंक निफ्टी ठीक होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अब भी नुकसान 140 अंकों का है। और वागले साहब से पूछा जाए, वागले साहब फिर बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग के लिहाज से क्या लेवल्स अहम है? किसके ऊपर या नीचे क्लोज होने पर आप ये कहेंगे कि कमजोरी या मजबूती का रुझान है? अनिल जी, बैंक निफ्टी तो मेरा ध्यान कमजोरी का है। मुझे लगता है 22,400 तक के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं। उसी लिहाज से मैंने ओरिएंट बैंक में सेल दिया है। और ऑन द अपसाइड मैं नहीं समझता 22,800 क्रॉस होगा। उसके ऊपर सस्टेन होता है मंडे को तो मैं मेरा व्यू चेंज कर दूंगा। बट फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से भी 250 पॉइंट की डाउनसाइड दिखती है बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स। ओके, और अनिल अगर आप देखें तो DLF और IB रियल पे हमने जो कॉल ली थी उसके बाद IB रियल आधा पौना % चल चुका है, DLF तो 1.5% चल चुका है। तो अगर हमारे देखने के बाद किसी ने निवेश किया, ट्रेड किया तो फायदा ही हुआ है। बिल्ट एक स्टॉक ये इसको फिर कहते हैं वो जब मैं आखिरी सौदा करता हूँ मेरा टर्म आ जाता है वापस, BTSTT। आप जो BTST करते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, और मेरा है BTSTT बाय टुडे सेल तुरंत टुडे। उसमें ये फिट हो गया। देखिए आज मुनाफा वसूल करने की आपको बहुत जल्दी है। आप ऐसा मिल रहा है 15-16 दिन की रिस्क रखने का। 15-16% कमाना नहीं चाहते हैं? 15-16% तो देखो, 1 in hand इज ऑलवेज बेटर देन 2 in bush। और जब जिसको ट्रेड ही करना है तो ट्रेड में तो जो प्रॉफिट आ जाए वो ज्यादा काम का है। मार्क टू मार्केट प्रॉफिट लॉस में तो खुश हो, कल तक इंतजार करके भी तो 1-1.5% ही आएगा। हाँ, जो भी मतलब। हाँ, BTST में इतना ही आता है। हाँ, अनलेस कि आपका कोई नसीब ही चल जाए, छप्पर फाड़ के आ जाएगी, जैसे आपने गलती से ग्लेनमार्क में STBT कर दिया और वो फिर रिजल्ट ऐसा हो गया, वो तो एक अलग बात है, वो तो किसी को पता नहीं। बाकी अगर कैलकुलेट करके जाएंगे तब तो रिटर्न 1-2% आना, तो फिर वो उतना सेम डे मिल जाए। इसलिए पूरा वीकेंड है बीच में। एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे एक्सपर्ट्स को ये करना चाहिए
तो इस तरह के स्टॉक्स दें 3:15 बजे के काम अगर 10-15 मिनट में हो जाए तो अच्छी बात है, लोगों का फायदा फटाफट हो जाए, अगले दिन तक का इंतजार ना करना पड़े। राइट, बिल्कुल। लेकिन चलिए अगला स्टॉक और वो है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज यानी बेल्ट। इस हफ्ते लगातार चल रहा है। रजत तो आज है नहीं हमारे साथ, जो लगातार कॉल और डिस्क्लोजर देते रहते हैं, लेकिन ये हफ्ता उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। पर सिद्धार्थ, फंडामेंटल व्यू है कोई आपका? देखिए, कंपनी एब्सोल्युटली राइट ऑफ हो चुकी थी, जिसके कारण ही पूरा पेपर इंडस्ट्री ऊपर आ गया था। चाहे आप वेस्ट कोस्ट की बात करें या कोई भी और कंपनी की बात करें, मोस्ट ऑफ द कैपेसिटीज आर शट। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि एक मलेशियन यूनिट का भी जो सेल ऑफ का प्लान है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है कि कुछ एक ARCs ने भी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से ज़रूर देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई सेल ऑफ हो जाता है मलेशियन यूनिट, या यहाँ पे कोई प्लांट टर्न अराउंड हो जाए, तब हम मानते हैं कि ये कंपनी में फिर से जान आ सकती है। बट हमारी कोई कवरेज नहीं है, ये तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर किसी को कॉन्ट्रा कॉल या एकदम टर्न अराउंड कॉल लेना है तभी लिया जा सकता है। ये बात तो सही। एक्स्ट्रा माइक्रो एक स्टॉक दिख रहा है अनिल, इस पर नजर डाली, करीब 1.5 गुना वॉल्यूम है, जाते जाते भी 1% के आसपास का इजाफा में होते हुए दिख रहा है। आजकल काफ़ी चूंकि हलचल है, लगातार हर रोज कुछ ना कुछ खबर आती है डिफेंस को लेकर, तो ऐसे में ये स्टॉक इस हफ्ते का परफॉर्मेंस भी देखिए 9% तो चला है, तो अच्छा परफॉर्मर रहा है ना। कुणाल, क्या दिखता है चार्ट्स में? और देखिए बहुत ही बेहतरीन लगता है प्रदीप, मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन 150 के आसपास है, और अगर ये काउंटर 150 निकाल जाएगा तो इसमें फिर आपको लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, मुझे लगता है कि लगातार वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी हुआ है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये ईयर एंड तक आपको 200 रुपये तक ये ट्रेड करता हुआ दिखाई। वागले साहब, आपका एक पसंदीदा स्टॉक मेरे रडार पर आया है, कोलगेट। और कोलगेट में है 15 तारीख यानी कि सोमवार 15 होगी ना? हाँ, 13, 14, 15, ठीक है। 15 तारीख को है रिजल्ट कोलगेट के। रिजल्ट के पहले लॉन्ग है या शॉर्ट? मेरे ख्याल से लॉन्ग होगा, 1000 के ऊपर आ गया अब तो। अनिल जी, सच कहूँ तो उसमें कोई क्लियर संकेत नहीं है। मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग कर जाने के लिए भी जो मोमेंटम चाहिए, जो वॉल्यूम बिल्टअप चाहिए और जो पैटर्न चाहिए, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं समझता हूँ 980, 1040 ये रेंज में रहेगा। नहीं, इसे छोड़ो। बाटा, ये भी तो आप लगातार देखते हैं। बाटा हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, प्रदीप आप थे शायद उस दिन सुबह शो? नहीं पिछले हफ्ते। ओके, बाटा में वो टेक्निकल बाय रिपोर्ट भी आई थी कुछ FIC की तरफ से, और अच्छी खरीदारी का रुझान बता था। बाटा में के भी सोमवार को नतीजे, उससे पहले खरीदा बेचा जाए कुछ? नहीं अनिल जी, नहीं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। साइडवेज टू माइल्डली नेगेटिव है। ऑफ कोर्स 560 ब्रेक होगा तो ही मैं समझूंगा कि बेरिशनेस आएगा, फिर 545, 30 की बात करेंगे। बट फिलहाल आप कुछ एक्शन नहीं ले तो बेटर है। अच्छा, ये प्रदीप, मुझे प्रदीप आप भी तो चार्ट देखते हैं, हमारे दो तो हैं एक्सपर्ट साथ में, वागले साहब के साथ कुणाल भी। ये 1-2 दिन में ऐसे मार्केट रेंज बाउंड ऊपर नीचे होता है, चार्ट सब डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम। ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। मतलब हाँ, अगर आप एक दिन का व्यू ले रहे हैं तो हो सकता है, अगर आप एक हफ्ते या एक महीने का ले रहे हैं तो फिर नहीं होता। व्यू तो एक ही दिन का है। चूंकि ट्रेडिंग का व्यू है तो बदल सकता है जल्दी से। लेकिन ये आप जो कोलगेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे मुझे आदत है हफ्ते भर पहले इनके पेरेंट कंपनी के जो नतीजे आए थे, वहाँ पर वॉल्यूम में काफ़ी दबाव दिखा था, और मार्केट इंटेलिजेंस भी ऐसा कह रही है कि हाल के महीनों में हमने देखा है कि जो हर्बल वाले टूथपेस्ट है ना, दंत कांति के साथ साथ डाबर हो या मिसवाक हो, ये बढ़े हैं, ये बढ़े हैं, और इसलिए थोड़ा कोलगेट के वॉल्यूम ग्रोथ पे डर है। तो आज कोई पोजीशन लेके जाने मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए। मंडे को देखते हैं आखिर वाकई में कुछ डी ग्रोथ तो नहीं आ रही। अच्छा कुणाल, MRPL के चार्ट देखिए, सोमवार को आने वाले रिजल्ट के पहले MRPL 130 के आसपास, क्या ट्रेड होगा? देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल जब तक ये काउंटर 127 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अनिल जी, तब तक इसमें बाय करके जाना चाहिए। फिर हमने करेक्शन भी पिछले कुछ 2 या 3 सत्रों में देख लिया है, तो मुझे लगता है कि 127 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर ट्रेड करना ही है तो 127 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। 136 मुझे लगता है कि इसमें आ सकता है। ओके, इस बीच PNB हाउसिंग के नतीजे आ रहे हैं। मुनाफा 48% बढ़ा है, 152 करोड़ के सामने 190 करोड़ रुपए। हालांकि ये तो प्रो फॉर्मा नतीजे होंगे मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पिछले साल तो इस टाइम पे कंपनी लिस्टेड थी नहीं। ये तो कंपैरेटिव फिगर जो है सेकंड क्वार्टर है मेरे ख्याल से, लिस्टिंग के बाद का, लेकिन ग्रोथ तो काफी शानदार दिख रही है।
और हमने ये दरअसल जब इशू आया था तो ये देखा भी था कि आखिरी साल के दौरान इसने बहुत ज़ोर से रफ्तार पकड़ी थी और अचानक से कारोबार काफ़ी बढ़ गया था, तो वो ट्रेंड सस्टेन कर रहा है। हालांकि इस वैल्यूएशन पे अब ग्रोथ आ रही है, ये मुझे लगता है जब ये जो पहले हमने देखा है पिछला क्वार्टर, इसके रिजल्ट जब आएंगे 6 महीने बाद, इसके कंपेरेटिव जब रिजल्ट आएंगे तब देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ा नया स्टॉक है लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार ज़रूर दिख रहा है। पर क्या इस वैल्यूएशन पे और आगे जगह बनती है? सुब्रमण्यम साहब, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमने पूरे हाउसिंग फाइनेंस में ही देखी हुई है। बिल्कुल ना, मैंने बताया ना, क्योंकि ये लो कॉस्ट हाउसिंग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिला है उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को आना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ द लोअर प्राइस। और जन में भी एक ये आ गई है कि मैं पहला घर अभी खरीद सकूंगा। और ये देखिए अल्टीमेटली ये क्या है कि डिमॉन्ड का डिलेड इम्पैक्ट है, क्योंकि डिमॉन्ड ने क्या किया था कि डिमोनेटाइजेशन, तो क्या हुआ था कि जो 7th पे कमीशन में सबकी तनख्वाहें बढ़ी थी और एचआरए अलाउंसेस भी बढ़ी, तो उसका इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एक सेंसिटिविटी, एक सेंटिमेंट के कारण किसी ने नया घर कुछ करने का कारोबार नहीं किया, तो वो तो टिकेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन से डरे नहीं, ग्रोथ अच्छी आएगी। हाँ बिल्कुल। ओके, चलिए बाजार बंद होने का समय आ गया है, 9405 अनिल, तो 9400 के ऊपर निफ्टी बंद होने की तैयारी है। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, मेरी एक एनबीएफसी मेरे रडार पर आई है जो वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 दिन 5 दिन का चार्ट देखिए, आज फिर से डेज हाई पर जाकर बंद हो रहा है। मजे की बात है कि बैन में है, 2.5-3% मजबूत है, उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट एक वजह मैं बताऊँ, 16% टियर 1 कैपिटल होने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक इक्विटी उठा रहे हैं, तो ट्रेडर को तो लगेगा कि कुछ ना कुछ तो लगने जाएगा। क्या करेगा? बात तो चली रही है कि 5800 करोड़ का क्या करेंगे कोटक साहब? सुबह मेरे दिमाग में ही बात आई थी कि तेजी करनी हो तो कहाँ करें, भारत फाइनेंशियल्स में शायद करें, और ट्रेडर्स ने यही सोचा के लिए 3 दिन से है, क्योंकि बैन में आने के बाद से लगातार मजबूत हो रहा है। तो अभी देखिए आज 800 पर बंद हो रहा है, बड़े दिनों बाद फिर से 800 पर लौटा है। इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब कुछ कुछ शेयर ऐसे हो गए थे कि जो खुले हैं तो गिरते हैं, बैन में आने के बाद चढ़ते हैं, यानी कि कोई नया शॉर्ट कर नहीं सकता। चलिए आखिरी मिनटों में हम आ चुके हैं और फाइनली निफ्टी बैंक की भी क्लोजिंग 22,650 के ऊपर हो रही है, तो क्लोजिंग दोनों ठीक ठाक लगती है। जाते जाते अगर आप देखें तो रिकवर हुआ है थोड़ा सा बाजार और कुल वॉल्यूम 4 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन मार्केट ब्रेथ फाइनली भी नेगेटिव ही रहती है। पर पहले घंटे की अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें और 3:30 बजे की मार्केट ब्रेथ देखें तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़े से बेहतर आपको नजर आएंगे। एक दो और स्टॉक जो एक्शन में हैं उन पर नजर रखिए। आइडिया सेलुलर 1.5% मजबूत हुआ है, पिछले इसी हफ्ते एक बेहतरीन दिन रहा था इसके लिए जब 10% भागा था। सोमवार को इसके भी नतीजे हैं, नतीजे के पहले ये बेहतर होता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर रखिए। आरईसी ये भी मजबूत होकर 216 के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। आरईसी सरकारी कंपनी ये, और सोमवार को है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग। आरईसी, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम, ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनका वेटेज बढ़ने की पूरी संभावना है। और उस लिहाज से क्योंकि ग्रासिम और आईसीआईसीआई शेयर भी बढ़ सकता है, यस करेक्ट, क्योंकि ये ऐसे ये जो वेटेज बढ़ता है इस हिसाब से बढ़ता है कि जो स्टॉक चलते रहते हैं उनके वेटेज बढ़ते जाते हैं, जिसकी मार्केट कैप जितनी ज़्यादा हो जाती है राइट उसका वेटेज बढ़ता है। हाँ। और जो गिरते हैं उनका कम होता है, तो वो एडजस्ट करने के लिहाज से तो आयशर तो इसी हफ्ते 13% चला है। बिल्कुल, ये भी आपने सही कहा। तो वेटेज बढ़ने की पूरी संभावना आरईसी की भी दिख रही है। स्टॉक में 6% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 20 लाख शेयर जुड़कर बंद हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है। तो आज क्लोजिंग के लिहाज से ये भी एक स्टॉक है जो इंटरेस्टिंग क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फाइनली सबसे ज्यादा आपके 2 दिन पूरे कंफ्यूजन भरे रहेंगे, क्योंकि निफ्टी एग्जैक्टली 9400 पर बंद हुआ है। अब ये सोमवार सुबह ही पता चलेगा कि पहले हम 9300 की तरफ बढ़ेंगे या फिर 9500 की तरफ बढ़ेंगे। इसका जवाब इस क्लोजिंग में तो नहीं मिलता है। यही वजह है, वागले साहब याद है ना, सुबह हम आज पहला सेंटेंस यही बात करते थे कि भाई आज भी निर्णायक लेवल 9400 ही है, और उसी निर्णायक लेवल पर जाकर अटका है। क्या कहेंगे अब आप बताइए? अनिल जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे को जो इंट्राडे पैरामीटर्स मिले वो शॉर्ट के थे, जिस तरह से बंद हुआ है वो संकेत देता है कि शायद हम 1 में फॉल नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर आज के दिन जो हमने देखा कि 9400 पे स्ट्रैडल काफ़ी हद तक बिकते हुए नजर आई है, उस लिहाज से अब यहाँ से करीब 130 पॉइंट का मूव बनता है। यानी अब क्या बाकी के 2 हफ्ते या 9 दिन 130 पॉइंट का मूव दिख रहा है आपको किसी भी एक तरफ? हाँ, मतलब इस स्ट्रैडल के हिसाब से जो वैल्यूएशन है 56 रुपए का और 75 रुपए का,
तो ये दो अगर आपने कॉल और पुट दोनों बेचे हुए हैं तो 140 पॉइंट नहीं 130 पॉइंट बिल्कुल आपको मिलते हैं। अब आपकी बात को मैं सेकंड कर लेता हूँ और विक्स फटाफट दिखा दीजिए, जाने का टाइम है क्योंकि 10:30 हो रहा है, हमें वीकेंड मस्ती वाला शो भी करना है। 10:30 लाइफ टाइम लो के आसपास विक्स है। लाइफ टाइम लो के आसपास विक्स होने का मतलब ये कि वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत कम है। जब बहुत कम हो तो फिर वहां से क्या होगा, बढ़ेगी, तो वोलेटिलिटी बढ़ने के आसार है। तो आज की क्लोजिंग जो 9400 की है, जो हमारे एक्सपर्ट्स को हमें सबको कंफ्यूज करने वाली जो क्लोजिंग है कि ऊपर या नीचे, इसका मतलब एक साफ है, वो ये कि अगले हफ्ते बड़ा एक्शन होगा, बड़ा उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाइए। जिस भी तरफ होगा बड़ा होगा। फिलहाल विदा लेंगे आपसे, सुनील सर, वागले साहब और सिद्धार्थ जी, और साथ ही कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आखिरी सौदा में हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और देख लेते हैं स्टॉक 2020 का आज का रिजल्ट। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला, और नीरज ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, ग्लेनमार्क 3.5%। ग्लेनमार्क, ये थी वो विटामिन की दवा, नहीं वीआईपी क्लोथिंग 20%। तो ये दो स्टॉक ने मिलकर के पूरा का पूरा माहौल बनाया है। कोटक महिंद्रा बैंक और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने भी थोड़ी सी भूमिका निभाई है, लेकिन आशीष की टीम पे देखिए, इन्होंने सीएट बेचा और 2% कमाया। रिलायंस इंफ्रा ने इनकी पूरी मदद की है। आइनॉक्स विंड और सन फार्मा भी थोड़ा साथ देते हैं। तो बाजार के लिए ये ऐतिहासिक हफ्ता हुआ समाप्त, जहां सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ने बनाए लाइफ टाइम हाई। उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता भी इसी तरह का कुछ बड़े एक्शन वाला होगा, लेकिन फिलहाल आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही। और 9400 निफ्टी के लिए वीकली क्लोजिंग भी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो रिकॉर्ड क्लोजिंग हफ्ते के लिहाज से भी बनती हुई नजर आ रही है। अगले हफ्ते कौन से रिकॉर्ड बनेंगे वो देखेंगे आगे। फिलहाल नमस्कार।